हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशंस फुल चैप्टर इन वन शॉट। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसका एक क्विक रिवीजन लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Solutions. So the solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances. Solution क्या है? ये solution हमारा homogeneous mixture है। होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर यानी आपका सॉल्ट एंड वाटर को ले लीजिए। सॉल्ट और वाटर जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ओके, लाइक सॉल्ट एंड वाटर। अगर आप सॉल्ट को पानी में ऐड करते हो और उस वाटर जो आपने सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन बनाया है उसका अगर आप एक भी ड्रॉप कहीं से भी उस ग्लास में वो जो आपने सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन का आप एक ड्रॉप कहीं से भी उठा के टेस्ट कीजिए, वो आपको सॉल्टी ही लगेगा। मतलब क्या है वो? मतलब वो होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसे पता चला? क्योंकि उसमें आपको होमोजिनिटी देखने मिल रहा है, उसमें आपको कंपोजिशन यूनिफॉर्म देखने मिल रहा है। वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही सॉल्टी इन टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, अ ट्रू सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्वेंट एंड वन और मोर सॉल्यूट। ओके, ट्रू सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड वन और मोर सॉल्यूट। मतलब ट्रू सॉल्यूशन ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आपका एक सॉल्वेंट होता है और दूसरा आपका एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं। लाइक सॉल्ट एंड वाटर ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है। लाइक शुगर एंड वाटर ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है। नाउ नेक्स्ट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट समझ लेते हैं। सो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट आपका ये वो कंपोनेंट होता है जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। और जो सॉल्वेंट होता है वो आपका ऐसा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ओके, सो लार्जर अमाउंट और इसको स्मॉलर अमाउंट बोल देते हैं हम लोग। सो ये आपका स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये आपका लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में सपोज ये आपका वाटर एज अ सॉल्वेंट है और ये आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, तो आप देख सकते हो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ये लेसर अमाउंट या फिर स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसलिए आप इनको बोलोगे सॉल्यूट। और जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा या जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। ओके, सो ये याद रखना है आपको, सॉल्यूट जो स्मॉलर अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट जो लार्जर अमाउंट में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। सो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है इन विच मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सॉल्ट प्लस वाटर ले लीजिए, ये आपका होमोजीनियस है। शुगर प्लस वाटर ले लीजिए, ये भी आपका होमोजीनियस है। ओके, आप एलॉय को ले लीजिए, ये भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। मतलब इसमें जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है थ्रू आउट। ओके, तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी अगर मैं सिंपल एग्जांपल बोलूँगा तो ऑयल प्लस वाटर को इमेजिन कीजिए। आप देख सकते हैं ऑयल और वाटर का अलग अलग लेयर आपको देखने मिलता है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँगा तो आइस क्यूब प्लस वाटर को भी आप ले सकते हो। तो ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जो आपका नूडल है, जो आप नूडल खाते हो, वो नूडल भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ओके, सो आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है। नाउ नेक्स्ट, अभी हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। अब ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन में एक्चुअली तीन टाइप होता है। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन और एक होता है गैसियस सॉल्यूशन। सो ये सारे डिफरेंट जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्वेंट कॉमन होगा, लेकिन जो सॉल्यूट है उसका फिजिकल स्टेट वो वैरी करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा अभी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, ओके, और आपका सॉल्यूट लिक्विड में है, तो फिर एग्जाम्पल क्या होगा ऐसे सॉल्यूशन का? सी वाटर या फिर बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। ये सारे एग्जाम्पल क्या हो गए? सॉलिड इन लिक्विड का। ओके, सॉलिड इन लिक्विड कैसे? सी वाटर में क्या होता है? आपका सॉल्ट प्रेजेंट है वाटर में, तो आपका जो सॉल्ट है वो सॉलिड हो गया, जो आपका वाटर है वो लिक्विड हो गया। तो ऐसा टाइप का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉलिड इन सॉलिड यानी आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड है, आपका सॉल्यूट भी सॉलिड है, तो ऐसा एग्जाम्पल होगा मेटल अलॉयज।
ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका सॉल्यूट भी सॉलिड स्टेट में होता है और आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन का। अब इसमें आपका सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में है और आपका सॉल्यूट गैसियस स्टेट में है। तो आयोडीन इन एयर, ये जो आपका आयोडीन है ये आयोडीन सॉलिड स्टेट में है और ये जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका एयर है। ओके, सो ऐसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब देख सकते हैं आप, आपका सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए, आपका सॉलिड भी लिक्विड होना चाहिए। तो गैसोलीन, इथेनॉल इन वाटर, ये सब क्या है, आपका लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, लिक्विड आपका सॉल्यूट है और आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। तो अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल्स। अमालगम ऑफ मर्क्यूरी मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब कि आपका जो सॉल्यूट है वो मर्क्यूरी है यहाँ पर और आपका जो सिल्वर है या फिर जो आपका सोडियम होगा वो क्या होगा, वो आपका सॉल्वेंट है विच इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट, लिक्विड इन गैस। अब लिक्विड इन गैस वो लोग बोल रहे हैं। सो लिक्विड इन गैस मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में है और आपका जो सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, सो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो सॉल्वेंट है वो कौन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और जो आपका सॉल्यूट है वो कौन है, क्लोरोफॉर्म है। नेक्स्ट, गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो गैस है वो आपका सॉल्यूट है और आपका लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे कार्बोनेटेड वाटर आपका लिक्विड सॉल्वेंट हो गया और आपका CO2 जो है वो आपका गैसियस सॉल्यूट हो गया। फिर गैस इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में है और आपका सॉल्यूट जो है वो गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पे क्या लिया हम लोगों ने एग्जांपल, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम ये आपका सॉल्वेंट हो गया और जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो आपका सॉल्यूट हो गया। यानी आप हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम मेटल में ऐड कर रहे हो तो ये कहाँ पे जाके बैठेगा, एक्चुअली वहाँ पे मेटल में आपके जो मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें छोटे छोटे गैप्स होते हैं जिसमें आपका हाइड्रोजन जाके बैठ जाता है। नेक्स्ट, गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आपका जो सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में है और जो आपका सॉल्यूट है वो भी गैसियस स्टेट में है। ओके, यानी दोनों गैसियस स्टेट में। तो एयर आपका बेस्ट एग्जांपल है, वहां पर आपका सॉल्वेंट भी गैसियस स्टेट में और आपका सॉल्यूट भी गैसियस स्टेट में है। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट। अब हम लोग कैपेसिटी डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन का। सो कैपेसिटी मतलब क्या होता है एक्चुअली, कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ओके, सो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप ऐड कीजिए। जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो क्या होगा, आपका सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा और आपको मिलेगा सॉल्यूशन। बराबर है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होता है तब आपको मिलता है सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझिए कैपेसिटी कैसे आप चेक करेंगे। सपोज आपके पास एक ग्लास पानी है, इस एक ग्लास पानी में आपने क्या किया है, इस एक ग्लास पानी में सपोज आप शक्कर ऐड कर रहे हो और शक्कर ये आप कैसे ऐड कर रहे हो, सपोज आपने 2 स्पून शक्कर ऐड कर दिया। ओके, 2 स्पून शुगर आपने ऐड किया, उसके बाद आपने 3 स्पून ऐड किया, 4 स्पून ऐड किया, ऐसे करते करते आपने टोटल 10 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दिया है। ओके, और उसके बाद थोड़े समय के बाद जब आपने 11th टेबल स्पून ऐड किया तो फिर वो डिसॉल्व नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही पानी में रह गया, वो वैसे का वैसा ही आपको अनडिसॉल्व स्टेट में दिखाई दे रहा है वाटर में। ओके, तो मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि आपका जो सॉल्वेंट है उसकी जो कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है। क्या पता चल गया आपको, उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। तो आपका जो सॉल्वेंट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो आपके सॉल्वेंट की कैपेसिटी 10 टेबल स्पून ऑफ योर शुगर इतनी है। ओके, तो कैसे पता किया आपने उसका कैपेसिटी कितना है, आपको बेसिकली सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में ऐड करते जाना है और तब तक ऐड करते जाना है जब तक कि उसमें आपका सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। ओके, जैसे ही आपका सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि आपका सॉल्यूट वैसे का वैसा ही उस सॉल्वेंट में पड़ा हुआ है, तो उसको आप बोलोगे क्या, कि मेरी सॉल्यूशन की कैपेसिटी फुल हो चुकी है, मेरा जो सॉल्वेंट है उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। ओके, तो ये जो आपका सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा था सॉल्वेंट में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। डिसॉल्व हो रहा है आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में।
नेक्स्ट, अब जैसे ही 11th टेबल स्पून ऐड करोगे, बेसिकली क्या होता है, अब आपके सॉल्यूशन में एक्चुअली इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। क्या हो चुका है वहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। अब आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम जो भी आप सॉल्यूट ऐड करोगे, जो भी आप 11th टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड कर रहे हो, वहाँ पे क्या होगा, जो आपका 11 टेबल स्पून ऑफ शुगर है वो सॉल्यूट जैसे ही सॉल्वेंट में जाएगा, जैसे ही वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे, आई एम अगेन रिपीटिंग, एग्जैक्ट उसी टाइम पे जो आपका सॉल्यूट डिसॉल्व स्टेट में प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, वो सॉल्वेंट में से बाहर आ जाएगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, जो आपका सॉल्यूट अनडिसॉल्व स्टेट में है वो सॉल्वेंट में जाएगा, और जो सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूट डिसॉल्व स्टेट में प्रेजेंट है वो बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये क्यों होगा, इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस को। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके सॉल्वेंट की कैपेसिटी फुल हो चुकी है। ओके, आपका जो सॉल्यूशन है बेसिकली उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, इसीलिए वो अब कोई भी सॉल्यूट और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। क्या बोल रहा है वो, कि सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर सॉल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है आपके सॉल्यूट का, दैट इज नथिंग बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ योर सॉल्यूट। Okay, next, the solubility of a solute is its maximum concentration and expressed in the concentration units mole per liter। यानी जो आपका सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितनी होगी, तो जितना आपका सॉल्यूट आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डिसॉल्व कर सकते हो, वही आपके सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। ओके, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो उस सॉल्यूशन में, वही आपके सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी। और सॉल्युबिलिटी को हम लोग मोल पर लीटर से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। सो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यहाँ पर एक प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक का। अब यह लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है, चलिए वो देख लेते हैं। सो जनरली पोलार सॉल्यूट्स डिसॉल्व पोलार सॉल्वेंट्स। ओके, पोलार सॉल्यूट आपका पोलार सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। सपोज आपका यहाँ पर एक्चुअली NaCl ऐसा होना चाहिए। सो NaCl आपका सॉल्ट है, आपने क्या किया, उसको वाटर में ऐड किया। आपने सपोज ये आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सपोज वाटर है, और इस वाटर में क्या हो रहा है, अभी आपने Na+ ऐड किया। ओके, Na+ इन द सेंस आपने NaCl ऐड किया और वो Na+ बन गया और Cl- बन गया। अब सोडियम जो है आपका आयन, उसको वाटर सराउंड करेगा, उसको वाटर क्या करेगा, सराउंड करेगा। तो अगर उसको वाटर सराउंड करेगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको सराउंड कर लेगा, तो मुझे आप बताइए कि वो कौन से साइड से सराउंड करेगा उसको। वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साइड से उसको सराउंड करेगा। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो इसीलिए देयर विल बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ओके, तो आपका जो Cl- है उसको वाटर सराउंड नहीं करेगा क्या, नहीं, उसको भी वाटर सराउंड करेगा, लेकिन उसको वो हाइड्रोजन के साइड से सराउंड करेगा। हाइड्रोजन के साइड से क्यों सराउंड करेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। क्या करता है वो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और पॉजिटिव चार्ज ही आपका नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो सॉल्वेंट है वाटर, उसका इंटरैक्शन हो रहा है किसके साथ, आपके Na+ के साथ। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो सॉल्वेंट है उसका इंटरैक्शन हो रहा है Cl- के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, और इंटरेक्शन मतलब क्या हो रहा है, मतलब आपका जो Na+ है वो डिसॉल्व हो जाएगा आपके वाटर में, आपका जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपका NaCl ये पोलार है। आपने देखा वहाँ पे Na+ और Cl- बन गया था, मतलब ये पोलार है, और ये पोलार है तो वाटर भी पोलार है। क्या, वाटर भी पोलार है। कैसे पता चला, आप देख सकते हैं वाटर में डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव दो पोल
पोल्स होते हैं। ओके, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आता है और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या पता चला आपको कि वाटर भी क्या है, पोलार है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या हो रहा है, पोलार पोलार का इंटरेक्शन हो रहा है और इसीलिए प्रिंसिपल क्या बोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी अगर पोलार सॉल्यूट है तो वो पोलार सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। अगर आपका सॉल्यूट नॉन पोलार है तो नॉन पोलार सॉल्वेंट में ही वो डिजॉल्व होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब नॉन पोलार ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कोलेस्टेरॉल डिजॉल्व्स इन नॉन पोलार सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। ओके, जो आपका कोलेस्टेरॉल है वो नॉन पोलार सॉल्यूट है। तो नॉन पोलार सॉल्यूट हमने अभी डिस्कस किया था कि वो नॉन पोलार सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। ओके, शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। शुगर याद रखिए, शुगर आपका पोलार सॉल्यूट है। शुगर क्या है आपका, पोलार सॉल्यूट है। और जो वाटर है आपका वो भी पोलार सॉल्वेंट है। इसीलिए आपका शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि पोलार पोलार डिजॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा जिसका नाम था लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी क्या होगा वो ध्यान से समझ लेते हैं। सो KCl, एग्जाम्पल KCl डिजॉल्व्स इन वाटर बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब क्या बोल रहा है वो कि KCl जो है वो डिजॉल्व होता है बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो प्रोसेस है वो आपका एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है मतलब क्या हो रहा है, मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी जितना KCl हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा वो डिजॉल्व होगा। अब ध्यान से समझिए, अगर KCl हीट एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा डिजॉल्व होता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसे टेम्परेचर और देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हीट एब्जॉर्ब करने से उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, तो मुझे टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना चाहिए सो दैट उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी। ओके, सो इसीलिए उन्होंने बोला when temperature is increased by adding heat to the system, the solubility of substances increases according to the Lee-Chatelier principle. ओके, सो अगर आपका KCl जो है वो सॉल्यूबल होता है बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, आप हीट सप्लाई करोगे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और हीट एब्जॉर्ब करने से ही उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ओके, तो उसको क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, उसको हम लोगों को हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी में सेकंड एग्जांपल अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का। ये जो कैल्शियम क्लोराइड को अगर हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो वो जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होता है। अब ध्यान से समझिए, इसको डिसॉल्व करना एक्सोथर्मिक है। अगर कैल्शियम क्लोराइड को आप डिसॉल्व कर रहे हो सॉल्वेंट में तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक यानी हीट जो है वो रिलीज होता है। हीट रिलीज होता है मतलब क्या करना चाहिए हम लोगों को, मतलब हम लोगों को टेम्परेचर लो करना चाहिए, क्योंकि आपका कैल्शियम क्लोराइड ऑलरेडी जो हीट है उसको बाहर फेंक रहा है। तो उसको क्या हेल्पफुल होगा, अगर हम लोग टेम्परेचर कम कर देंगे उसके सराउंडिंग का तो ये उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज कर रहा है। सो हीट रिलीज कर रहा है मतलब उसको कूल रहना पसंद है, उसको हॉट रहना पसंद नहीं है। तो वो कूल कैसे होगा, जब हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सोथर्मिसिटी और एंडोथर्मिसिटी। इसको याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है एक्सोथर्मिसिटी या एंडोथर्मिसिटी और सॉल्युबिलिटी के बीच में, बिकॉज कैल्शियम क्लोराइड को डिसॉल्व करना वाटर में ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी टेम्परेचर आपको डिक्रीज करना पड़ेगा उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। और सेम वैसे ही NH4NO3 एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। बट एक्चुअली इसका अपोजिट होता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपका जो कैल्शियम क्लोराइड है और जो आपका अमोनियम नाइट्रेट है, ये दोनों की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बढ़ जाती है। ओके, समझ रहे हो आप, यानी हम लोगों को अपोजिट मिलना चाहिए था। कैल्शियम क्लोराइड के केस में टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए थी, लेकिन उसका अपोजिट हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग नहीं बोल सकते ऐसा कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सोथर्मिसिटी और एंडोथर्मिसिटी। ओके, सो देयर इज अ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्सोथर्मिसिटी और एंडोथर्मिसिटी एंड सॉल्युबिलिटी, बिकॉज कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी एक्सेप्शंस हम लोग को मिल सकते हैं, इसीलिए ये बोलना सही नहीं रहेगा। ओके, सो चलिए यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं हम लोग। सॉल्युबिलिटी ऑफ NaBr, NaCl एंड KCl चेंजेस स्लाइटली विद टेम्परेचर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी को प्लॉट किया है। तो आप देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है वो KNO3 की सबसे ज़्यादा है। ओके, यानी अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो KNO3 की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सेम वैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो NaNO3 की भी सॉल्युबिलिटी उसके बाद बढ़ रही है। NaBr और ये जो KBr है इनकी भी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन आपको KCl और NaCl के लिए उतना ज़्यादा सर्टेन चेंज नहीं दिखना पड़े, मतलब दिखाई देगा। ओके, उतना ज़्यादा चेंज आपको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो मतलब सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर अल्टर करेंगे तो KNO3 और NaNO3 की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर यूजुअली डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेज की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि उसका रीज़न सिंपल है। When gases are dissolved in water, the gas molecule in liquid phase are condensed. ओके, और ये जो कंडेंसेशन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी आपका जो सिस्टम है वो हीट रिलीज कर रहा है। हीट रिलीज कर रहा है मतलब उसको कूल रहना पसंद है। तो कूल कैसे रहेगा? कूल तब रहेगा जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। यानी अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो बढ़ेगी। ओके, तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आपको गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में तो आपको टेम्परेचर कूल डाउन करना पड़ेगा। यही वो रीज़न है जिसके वजह से ये जो कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, ये जो हमारे डिफरेंट बेवरेजेस है, ड्रिंक्स है, इसको हम लोग कोल्ड टेम्परेचर पे रखते हैं, इसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम लोग लोअर टेम्परेचर पे रखेंगे तो जो गैसेस उसमें प्रेजेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और वो डिसॉल्व स्टेट में प्रेजेंट रहता है। ओके, दिस इज द रीज़न। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब ये जो प्रेशर है इसका इफेक्ट आपको सॉलिड और लिक्विड के ऊपर उतना नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है बट आपका जो लिक्विड है वो स्लाइटली, बहुत कम एकदम कंप्रेसिबल होता है। बट जो आपका गैसेस है वो हाईली कंप्रेसिबल है। ओके, सो गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है, इसीलिए यहाँ पर रूल क्या है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपकी जो गैस है उसकी गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। ओके, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और इसी के ऊपर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिलेशन दिया है जिनका नाम है हेनरी लॉ। ओके, सो हेनरी ने क्या बोला, चलिए देख लेते हैं। सो हेनरी लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। ओके, क्या बोल रहा है वो? कि जो आपका गैस है वो गैस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। ओके, सो जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उस गैस के ऊपर उतना उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? S इज इक्वल टू KHP। ओके, और ये KH क्या है? सो KH इज नथिंग बट योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेनरी लॉ कांस्टेंट। S क्या है? आपका सॉल्युबिलिटी है इन मोल पर लीटर। P क्या है? आपका प्रेशर ऑफ द गैस इन बार। ओके, सो ये आपका रिलेशन हो गया, हेनरी लॉ हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट, अभी यूनिट ऑफ KH हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सो हम लोग को पता है कि दैट S इज इक्वल टू KHP। सो KH इज इक्वल टू S अपॉन P। ओके, KH इज इक्वल टू S अपॉन P। S का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर अपॉन बार। सो मोल पर लीटर बार इनवर्स। ओके, ये क्या हो गया? हमारा यूनिट हो गया। किसका यूनिट हो गया? ये यूनिट हो गया हमारे KH का। नेक्स्ट, व्हेन P इज इक्वल टू 1 बार, सो KH क्या हो जाएगा हमारा? KH इज इक्वल टू S। क्या बोल रहा है वो? व्हेन P इज इक्वल टू 1 बार, सो P का वैल्यू 1 हो गया तो हम लोग क्या मिलेगा? S इज इक्वल टू KH। ये रिलेशन मिल जाएगा। तो हम लोग KH को अब डिफाइन कर सकते हैं दैट KH इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड व्हेन इट्स प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज 1 बार। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने ये रिलेशन के थ्रू ही ये डेफिनेशन डिराइव किया है। सो KH is nothing but the solubility of the gas in a liquid when its pressure over the solution is 1 bar. Now next, vapor pressure of the solution of liquid in liquids. Okay, so consider a binary solution of two volatile liquids A1 and A2.
When the solution is placed in a closed container, both the liquid vaporizes. Eventually, an equilibrium is established between vapor and liquid phase. Both the components are present in the vapor phase. The partial pressure of the component are related to their mole fraction in the relation. So वो बोल रहे हैं कि जो रिलेशन है वो डिराइव करना है हम लोग को. राउल्ट्स लॉ का रिलेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी थोड़े देर में. सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये वेपर प्रेशर क्या होता है. सो ये ध्यान रखिए, वेपर प्रेशर जो है ये बेसिकली एप्लीकेबल है हमारे वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए. सो सपोज आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके पास दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं. कौन कौन से दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं? एक आपके पास लिक्विड है A1, दूसरा लिक्विड है A2. और ये जो A1 A2 दोनों लिक्विड है, ये दोनों लिक्विड को मैंने एक ही कंटेनर में लिया हुआ है. ओके, और ये कंटेनर मेरा क्लोज कंटेनर है. अब ध्यान से समझिए, जो मेरा A1 है वो भी वोलेटाइल लिक्विड है और जो मेरा A2 है वो भी वोलेटाइल लिक्विड ही है. अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सरफेस पे मेरे वोलेटाइल लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी मेरे वोलेटाइल लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं. अब ये वोलेटाइल है मतलब क्या होगा कि मतलब यहाँ पर वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पे ये जो लिक्विड है वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर वेपर फॉर्मेशन चालू हो जाएगा. ओके, सो मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको वेपर्स देखने मिलेंगे. सो ये आपका सपोज वेपर्स यहाँ पे आ गया है. सो ये जो आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स है अब ये वेपर स्टेट में बैठे हुए हैं. ओके, यानी गैसीय स्टेट में बैठे हुए हैं. अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे आपका जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो इंक्रीज होगा. जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो इंक्रीज होगा. सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीज होगा एंड आफ्टर सर्टन टाइम यहाँ पर कंडेंसेशन भी चालू हो जाएगा. ओके, सो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी इंक्रीज हो जाएगा. फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा. क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा. किसके किसके बीच में? बिटवीन योर गैसियस फेस एंड योर लिक्विड फेस. यानी आपका जो गैसियस फेस है और जो आपका लिक्विड फेस है इसके बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा. यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझिए. सो ये जो आपका A1 है, ये जो आपका A1 वोलेटाइल लिक्विड है, सपोज A1 वोलेटाइल लिक्विड आपको जो वेपर दे रहा है उसके वजह से जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है वो है P1 और जो आपका A2 है उसके वजह से जो वेपर प्रेशर जनरेट हुआ वो है आपका P2. अब वेपर प्रेशर क्या होता है ये समझ लीजिए. ये जो यहाँ पर आपका वेपर फॉर्म हुआ है, ये वेपर लिक्विड के सरफेस पे जाकर प्रेशर अप्लाई करता है. ये जो वेपर है ये गैसीय स्टेट में प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, लिक्विड के सरफेस के ऊपर जाकर प्रेशर अप्लाई करेगा. प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या हो रहा है, ये एक्चुअली वेपर आपका प्रेशर अप्लाई कर रहा है लिक्विड के सरफेस पे, तो इसीलिए इसको वेपर प्रेशर बोलते हैं. हम अगेन रिपीटिंग, आपका जो वोलेटाइल लिक्विड है उसका वेपर फॉर्म हुआ, वो वेपर वोलेटाइल लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है और उसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं. यानी वेपर का प्रेशर इज नथिंग बट वेपर प्रेशर. अब ध्यान से समझिए, A1 वोलेटाइल लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है वो P1 है. A2 जो वोलेटाइल लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है वो P2 है. सो अगर मुझे लिखना है टोटल प्रेशर, ओके, ये कंटेनर में टोटल प्रेशर कितना है, सो P टोटल विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2. इज इट करेक्ट? यस और नो? या इट्स करेक्ट. P1 क्या है, मेरा A1 वोलेटाइल लिक्विड का प्रेशर है और P2 मेरा A2 वोलेटाइल लिक्विड का प्रेशर है. और ये जो P1 P2 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर. पार्शियल यानी आधा. ओके, सो आधा क्यों बोला उसको, क्योंकि टोटल प्रेशर P1 और P2 दोनों के वजह से है. ओके, P1 और P2 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को टोटल प्रेशर मिलेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी नेक्स्ट अभी राउल्ट्स लॉ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे. अब राउल्ट्स लॉ को ध्यान से समझिएगा यहाँ पे. सो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. ये डेफिनेशन है आपके राउल्ट्स लॉ का. यानी वो क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान से समझिए. जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, ओके, सपोज P1 आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका, वोलेटाइल लिक्विड A1 का. So it will be equal to mole fraction of that volatile liquid A1 and vapor pressure, partial vapor pressure of pure component. Okay, और pure component मतलब P10 ये आपका वेपर प्रेशर है प्योर वोलेटाइल लिक्विड का. अब ये प्योर क्या होता है, अब ध्यान से समझिए.
प्योर यानी उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, यानी हम लोगों ने उसको मिक्स नहीं किया है, यानी A1 जो है वोलेटाइल लिक्विड उसको हम लोगों ने सेपरेट लिया है और A2 जो हमारा वोलेटाइल लिक्विड है उसको हम लोगों ने सेपरेट लिया है। तो सेपरेट लेने के बाद और प्योर फॉर्म में लेने के बाद जो A1 का वेपर प्रेशर होगा वो P1 0 होगा, और A2 वोलेटाइल लिक्विड को अगर हम लोग प्योर ले रहे हैं और उसको हम लोगों ने सेपरेट रखा है तो वहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा A2 वोलेटाइल लिक्विड का वो होगा P2 0। ओके, तो इसीलिए ये P1 0 P2 0 क्या है, ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। और X2 और P2 क्या है, X2 हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड A2 है और P2 हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड A2 है। ओके, डिफरेंस है। पार्शियल वेपर प्रेशर कब आता है, जब आप दो चीज़ों को मिक्स करते हो, जैसे हम लोगों ने A1 और A2 को मिक्स किया है। नाउ नेक्स्ट, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हम लोग ने जस्ट अभी देखा था। सो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P हमारा टोटल प्रेशर है इन दैट कंटेनर। सो P1 इज इक्वल टू X1 P1 0 बाय राउल्ट्स लॉ। सो P2 इज इक्वल टू P2 0 X2। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम लोग को पता है मोल फ्रैक्शन का रूल क्या है, दैट X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। सो X1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस X2। हम लोगों ने क्या किया, X1 को सब्सटीट्यूट कर दिया है, सो हम लोग को मिल गया 1 माइनस X2, ओके, प्लस P2 0 X2। फिर हम लोग जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, सो ये इक्वेशन में ध्यान से देखिए क्या मिल रहा है आपको, टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड A1, ओके सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A1, प्योर वोलेटाइल लिक्विड A1 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल लिक्विड A2 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल लिक्विड A1 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड A2। ओके, ये हमारा इक्वेशन है। अब चलिए ये इक्वेशन में क्या करेंगे अभी हम लोग एग्जैक्टली, सो यहाँ पे ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ प्लॉट करने वाले, किसका किसका, हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे P का और हमारे X2 का। हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे P और X2 का। अब देखिए ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है ग्राफ में, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया है P1 वर्सेस X1 एंड P2 वर्सेस X2 का। अब ध्यान से देखें यहाँ पर P1 वर्सेस X1 और P2 वर्सेस X2 हम लोगों ने प्लॉट किया है। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ये लाइंस मिलेंगे, ओके, और यहाँ पर ये जो लाइन है ये आपको मिलेगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ओके, यानी P टोटल के लिए आपको ये लाइन मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए फॉर P1 0 वर्सेस X2 स्ट्रेट लाइन P इज इक्वल टू P1 0। अब ये वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करिए इस इक्वेशन में तो आपको मिलेगा X2 इज इक्वल टू 0, और अगर आप सब्सटीट्यूट करते हैं P इज इक्वल टू P2 0 इस इक्वेशन में तो आपको मिलेगा X2 इज इक्वल टू 1। सेम वैसे अगर आप P1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको X1 इक्वल टू 0 मिलेगा, अगर आप P1 इक्वल टू P1 0 पुट करेंगे तो आपको X1 इक्वल टू 1 मिलेगा। सो बेसिकली ये वैल्यूज़ उन्होंने कहाँ से लाया, ये वैल्यूज़ आपको ये सब्सटीट्यूट करना इस इक्वेशन में तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। ये पूरा ग्राफ हम लोग ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सो आइडियल सॉल्यूशन ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ओके, एंड दिस सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे आपके राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा, बट आपका जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो इंटायर कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है। ये मेन डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट, no heat is evolved or absorbed when two components forming an ideal solution are mixed, thus the enthalpy of mixing is 0, okay। यानी अगर आप दो आइडियल सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, ओके, अगर आप सपोज क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं और वो दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद आपको एक आइडियल सॉल्यूशन मिलता है, तो फिर यहाँ पर आपको कुछ भी हीट चेंज देखने नहीं मिलेगा। सो वही वो लोग बोल रहे हैं कि नो हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन टू कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, दस द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0। यानी ये दोनों मिक्सचर सपोज A1 और A2, जब आप A1 को A2 में मिक्स कर रहे हैं तो आपको एक आइडियल सॉल्यूशन मिल रहा है, तो यहाँ पर ना ही हीट एब्जॉर्ब होगा ना ही हीट रिलीज होगा, यानी आपको एंथैल्पी चेंज 0 देखने मिलेगा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। नेक्स्ट, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज व्हेन टू कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। यानी सपोज आप A1 का 10 ml मिक्स कर रहे हैं A2 के 10 ml में, तो आपको जो ओवरऑल
वॉल्यूम है वो 20 ml मिलेगा, जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो आपको 20 ml मिलेगा, यानी यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इन एन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूट 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 एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस आर कंपेरेबल, यानी जो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्यूट सॉल्यूट यानी जो सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन है वो कंपेरेबल मैग्नीट्यूड का मिलेगा आपको इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन बात करें हम लोग नॉन आइडियल में तो आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, बट यहाँ पर नॉन आइडियल में आपको अपोजिट देखने मिलता है। द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशंस कैन बी हायर और लोअर देन दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का जो भी वेपर प्रेशर होगा वो प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट perfectly ideal solution are uncommon and solutions such as benzene and toluene behaves nearly ideal, मतलब ऐसा कुछ आइडियल सॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बट आपका जो बेंजीन और टोलिन का जो मिक्सचर है वो नियरली आइडियल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करता है, एक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव डेविएशन आपको देखने मिलता है और एक नेगेटिव डेविएशन देखने मिलता है। पॉजिटिव डेविएशन में आपको बेसिकली कब देखने मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन आपको तब देखने मिलेगा जब आपका जो सॉल्यूट है और जो आपका सॉल्वेंट है इनका जो इंटरैक्शन है वो स्ट्रांग रहेगा या वीक रहेगा, वीक रहेगा। इनका जो इंटरैक्शन है वो वीकर रहेगा। अब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इनका इंटरैक्शन वीकर है तो आप मुझे बताइए कि ये बॉन्ड इनके बीच में जो सपोज बॉन्ड है उसको ब्रेक करना ईजी रहेगा या टफ रहेगा। तो इनका जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना ईजी रहेगा, और इनका अगर बॉन्ड ब्रेक करना ईजी रहेगा तो मतलब आपका जो सॉल्वेंट है वो ईजीली इवेपोरेट हो जाएगा, वो इजीली वेपर फॉर्म करेगा, और वो अगर बहुत जल्दी जल्दी वेपर फॉर्म करेगा तो मतलब ऐसे केस में आपको वेपर प्रेशर हाई देखने मिलेगा, यानी पॉजिटिव डेविएशन में आपको वेपर प्रेशर हाई देखने मिलता है। ऐसे सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउट्स लॉ में, तो ऐसे सॉल्यूशन आपको वेपर प्रेशर हाई देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले ऐसे सॉल्यूशंस के एग्जांपल कौन कौन से हैं। सो एसीटोन और इथेनॉल का मिक्सचर ये आपको पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन ये भी आपको पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ कौन दिखाएगा, तो ऐसे केस में आपका जो सॉल्यूट है और जो आपका सॉल्वेंट है उसका जो इंटरैक्शन है वो स्ट्रांग है, यानी ये जो इनके बीच में सपोज बॉन्ड है वो स्ट्रांग है। अगर इनके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है तो इसको ब्रेक करना ईजी रहेगा या टफ रहेगा, टफ रहेगा। अगर टफ रहेगा तो मतलब आपका जो सॉल्वेंट है वो इजीली वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा। अगर वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा तो मतलब आपको वेपर प्रेशर हाई देखने मिलेगा क्या, नहीं, मतलब आपको वेपर प्रेशर यहाँ पर लो देखने मिलेगा। सो ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउट्स लॉ में, तो ऐसे सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। सो ऐसे सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है फिनॉल और एनिलीन, और दूसरा एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। सो ऐसे ये दो सॉल्यूशन है जो आपको नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउट्स लॉ में से। ओके, सो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन एंड फिनॉल एंड एनिलीन ये आपको नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे, यानी यहाँ पर आपको ऐसे सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर लो देखने मिलेगा, हाई देखने नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, बेसिकली इनका स्पेशलिटी क्या है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट द physical properties of solutions that depends on the number of solute particles in solution and not on their nature are called colligative properties। यानी वो जो आपका solute है वो उसका नेचर क्या है उसके ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करता है। वो क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो कितना है। ओके, वेदर इट इज़ 2, 4, 6, 8, 10, 100, 1000, मिलियन, वो कितना है उसके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके नंबर के ऊपर, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से होता है। सो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कौन कौन सा, फर्स्ट होता है वेपर प्रेशर लोअरिंग, सेकेंड होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, थर्ड होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और फोर्थ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि वाइल डीलिंग with colligative properties of non-electrolyte solutions, the relatively dilute solutions with concentration of 0.2 molar or less are considered। यहाँ पर हम लोग ऐसे dilute solutions की बात करेंगे, ऐसे solutions को डिस्कस करेंगे जिनका concentration या तो 0.2 मोलार होगा और या तो उससे कम होगा। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर वेपर प्रेशर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अगेन। सो यहाँ पे सपोज मैंने लिया है प्योर सॉल्वेंट, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है, ओके। और आपने इसमें क्या ऐड किया है, आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, ओके। आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो वोलेटाइल नहीं है, यानी वो इजीली इवापोरेट नहीं होगा, यानी वो वेपर फॉर्म करेगा क्या, नहीं, वो वेपर फॉर्म नहीं करेगा। तो ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं सॉल्वेंट के, वही इवापोरेट होंगे और इनके वजह से ही वेपर जनरेट होगा। कुछ तो यहाँ पे वेपर्स फॉर्म होंगे और वही वेपर क्या करेंगे, कुछ तो प्रेशर अप्लाई करेंगे इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, इस सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर, ओके। सो यानी ऐसा सॉल्यूशन ही बोलेंगे हम लोग उसको। क्यों सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, ओके। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। किस में ऐड किया है आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आपने ऐड किया है प्योर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में जो कि वोलेटाइल है, ओके। सो इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है, सॉल्यूशन बोला है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल प्योर सॉल्वेंट, ये आपको सॉल्यूशन दे रहा है। तो अगर आप वेपर प्रेशर कंसिडर करेंगे प्योर सॉल्वेंट का, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली आपके जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन के। क्यों ऐसा, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर फॉर्म नहीं करेगा, और अगर ये वेपर फॉर्म नहीं करेगा तो मतलब जो भी वेपर फॉर्म होंगे वो सॉल्वेंट के वजह से होगा, और सॉल्वेंट को लेस सरफेस एरिया मिल रहा है वेपराइजेशन के लिए, तो इसीलिए वेपर भी वहां पे कम होंगे। वेपर कम होंगे तो वेपर का प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, ओके। तो इसीलिए आपको ये चीज याद रखनी है कि प्योर सॉल्वेंट, याद रखिए, प्योर सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर होता है वो हाई होता है, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल होता है। लेकिन वही सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है। क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो आपका इवेपोरेट नहीं हो रहा है, वो कोई भी योगदान नहीं दे रहा है वेपर फॉर्मेशन में या वेपर प्रेशर में। जो भी वहाँ पे वेपर फॉर्मेशन हो रहा है, वेपर प्रेशर है वहाँ पे जो भी उस सॉल्यूशन में, दैट इज बिकॉज ऑफ प्योर सॉल्वेंट ओनली, ओके। दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ओके। सो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपराइज नहीं होता, वेपर्स फॉर्म नहीं होता, बस वेपर फॉर्म नहीं करता, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अब वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो वेपर प्रेशर लोअरिंग के लिए सिंपल सी बात है, वही कंसेप्ट हम लोग याद करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास एक बीकर है और यहाँ पे आपके पास दूसरा बीकर है। अब ये दोनों बीकर में सपोज आपके पास वाटर है, ओके। ये दोनों बीकर में आपके पास वाटर है, दोनों में मैंने लिया है प्योर सॉल्वेंट। दोनों ही केस में मैंने क्या लिया है, प्योर सॉल्वेंट लिया है। और ये जो मेरा प्योर सॉल्वेंट है ये वोलेटाइल है। क्या है ये वोलेटाइल है। अब सपोज मैंने नीचे वाला जो आपका बीकर है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। ये जो ब्लैक है ये आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको पता है वो वेपर फॉर्म नहीं करता, वो इवापोरेट नहीं होता है, जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। सो इसीलिए अब यहाँ पर क्या होगा, चलिए देखते हैं। सो बेसिकली अब यहाँ पर जो आपके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है प्योर सॉल्वेंट के, वही मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इवेपोरेट होंगे, और इवेपोरेट होने के बाद क्या करेंगे, वो सर्टन वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, सर्टन वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इतना बड़ा ये पूरा लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल है मेरे प्योर सॉल्वेंट के लिए। सो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं ये इवेपोरेट होंगे, और इवेपोरेट होने के बाद सर्टन वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि वेपर प्रेशर कौन से केस में ज़्यादा होगा, उस केस में जिसमें आपको सरफेस एरिया कम दिखाई दे रहा है, या उस केस में जहां पे सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल है प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के पास। सो ऑब्वियसली if we will compare 1 and 2, so in case of 2 the vapor pressure will be less, and in case of 1 the vapor pressure will be more. So मतलब vapor pressure of pure solvent will be greater than vapor pressure of solution.
ओके, सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर लो हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। चलिए अभी वेपर प्रेशर लोअरिंग को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सो P10 क्या है हमारा, P10 ये हमारा वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, और P1 क्या है, ये हमारा वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। सो देख सकते हैं आप, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सो द वेपर प्रेशर लोअरिंग विल बी इक्वल टू डेल्टा P विच इज इक्वल टू P10 माइनस P1। सो यहाँ पे क्या पता चला आपको कि ये जो डेल्टा P है ये आपका क्या है, ये डेल्टा P आपका वेपर प्रेशर लोअरिंग है। वेपर प्रेशर लोअरिंग को हम लोग अब डेल्टा P से डिनोट करते हैं। सो इट इज P10 माइनस P1, P1 इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, ओके, प्योर वोलेटाइल लिक्विड, एंड P1 इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब राउल्ट्स लॉ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट, यानी अगर आपके सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपका राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, वो खाली एप्लीकेबल है आपके वोलेटाइल सॉल्वेंट को। यानी जो आपका बीकर था उसमें जो छोटा सा सरफेस एरिया अवेलेबल था वोलेटाइल लिक्विड को इवेपोरेट होने के लिए, खाली उसी एरिया को एप्लीकेबल है आपका ये राउल्ट्स लॉ। ओके, सो वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वी नो दैट P1 इज इक्वल टू P10x1। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वर्सेस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो हम लोग को वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। नेक्स्ट चलिए हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। सो फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग वन सॉल्यूट x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। ओके, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है जो आई होप आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P1 इक्वल टू P10x1, सो P10 इज इक्वल टू सो P10 इंटू 1 माइनस x2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, x1 का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया हम लोगों ने यहाँ पे। सो हम लोग क्या मिल जाएगा, P10 माइनस P10x2। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने P10 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है। सो P10 माइनस P1 इज इक्वल टू P10x2। हम लोग इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा। सो यहाँ पे अभी ध्यान से समझिए, जो आपका P10 माइनस P1 है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर वेपर प्रेशर लोअरिंग which is nothing but delta P. Okay, so lowering of vapor pressure is equal to P10x2. so अब आपका जो राउल्ट्स लॉ है वो मिल गया आपको in the form of lowering of vapor pressure, so which is nothing but delta P is equal to P10x2. This equation shows that delta P depends on mole fraction of solute, that is x2, that is number of solute particles. Okay, thus delta P, that is lowering of vapor pressure, is a कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये डिपेंड करता है सॉल्यूट के नंबर के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा P ये आपका डेल्टा P आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नथिंग बट व्हाट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सॉल्यूट विच इज नथिंग बट x2। और x2 क्या है, ये आपका x2 इज नथिंग बट योर मोल फ्रैक्शन विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ योर सॉल्यूट पार्टिकल्स। नाउ नेक्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिस्कस कर लेते हैं। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, सो इट इज अ रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब डेल्टा P यानी आपका जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डिवाइडेड बाय जो आपका वेपर प्रेशर रहेगा प्योर सॉल्वेंट का वो। सो इट विल बी इक्वल टू P10 माइनस P1 अपॉन P10। सो क्या हो जाएगा ये, अभी यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं that delta P upon P10 which is equal to x2 which is equal to P10 minus P1 upon P10. Okay, now next, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute which is nothing but x2. Therefore relative वेपर प्रेशर लोअरिंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये जो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है विच इज नथिंग बट डेल्टा P अपॉन P10 ये भी x2 के ऊपर डिपेंडेंट है। और x2 क्या है, x2 इज नथिंग बट योर मोल फ्रैक्शन विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ योर सॉल्यूट पार्टिकल्स। चलिए नेक्स्ट, अभी मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग डिराइव कर सकते हैं, हम लोग मोलार मास ऑफ सॉल्यूट पता कर सकते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग से। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स मोल डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पे N1 और N2 क्या है, N1 और N2 हमारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट है। सो हम लोगों को पता है
जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था दैट डेल्टा पी अपॉन P10 इज नथिंग बट x2. ओके, सो x2 हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. कैसे? क्योंकि ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सॉल्यूशन हमारा बहुत ही डाइल्यूट है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो N1 है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू N2 के. यानी जो सॉल्वेंट है वो एक्सेस में प्रेजेंट है, बल्क में प्रेजेंट है. सो इसीलिए N1 इज़ ग्रेटर देन N2. सो इसीलिए N1 प्लस N2 इज़ इक्विवेलेंट टू N1. तो इसीलिए हमारा जो रिलेशन हो जाएगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा. ओके, ये जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा. सो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अभी x2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस ऊपर वाले इक्वेशन में. तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डेल्टा पी अपॉन P10 विच इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. अब हम लोग को पता है कि N2 इज नथिंग बट दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में. तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, x2 इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन P10 विच इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1, जिसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हम लोग को ये इक्वेशन मिल जाएगा. अगर हम लोग को सारे वैल्यूज पता है सारे क्वांटिटीज के, तो हम लोग मोलार मास ऑफ सॉल्यूट भी दैट इज M2 पता कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिस्कस कर लेते हैं. अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द अप्लाइड प्रेशर. मतलब क्या बोल रहे हैं वो लोग, चलिए यहाँ पे ध्यान से समझते हैं. सपोज आपके पास एक बीकर है, ठीक है, ये आपका एक बीकर है. इस बीकर में आपके पास कोई एक पर्टिकुलर लिक्विड है. सपोज मेरे पास A1 नाम का एक लिक्विड है. ओके, और यहाँ पर ये उसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सरफेस पे. तो ये जो मेरा लिक्विड है ये बॉयल कब होगा, ये मेरा लिक्विड उस टेम्परेचर पे बॉयल होगा जिस टेम्परेचर पे मेरे लिक्विड का वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू माय वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियर कब रहेगा, एटमॉस्फियर तब रहेगा जब मैं इस लिक्विड को ओपन कंटेनर में बॉयल करूंगा तब. ओके, बट बेसिकली डेफिनेशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट का, दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द अप्लाइड प्रेशर. यहाँ पर कौन सा प्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको एटमॉस्फियर का प्रेशर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं एटमॉस्फियर का प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ. तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट तब होगा जब मेरा वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाएगा मेरे एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के, तब मेरा ये लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देगा. ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग, जब मेरा लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के, तब मेरा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देगा. उस टेम्परेचर पे मेरा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देगा. ओके, सो सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉयल एट अ टेम्परेचर हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अब ध्यान से समझिए, सपोज ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, सपोज ये आपका प्योर सॉल्वेंट है और मेरे पास एक और बीकर है, और इस एक और बीकर में मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, प्लस प्योर सॉल्वेंट के साथ साथ मेरे पास नॉन वोलेटाइल लिक्विड भी है. ओके, अब ये जो मेरा नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, ये नॉन वोलेटाइल लिक्विड सरफेस पे बैठा हुआ है, इसने इतनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है. ओके, अब इसने इतनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है तो ये जो मेरा सॉल्वेंट है उसके पास खाली इतना ही एरिया अवेलेबल है इवापोरेट होने के लिए. तो क्या होगा, अब यहाँ पर ये मेरा जो लिक्विड है वोलेटाइल लिक्विड वो इतने एरिया से इवापोरेट होगा, यानी यहाँ पे वो वेपर फॉर्म करेगा, फिर ये वेपर कुछ अपना प्रेशर अप्लाई करेगा, और जब मेरा वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर के, तब मेरा जो सॉल्यूशन है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देगा. और वही अगर मैं बात करूँ प्योर सॉल्वेंट के केस में, तो प्योर सॉल्वेंट के केस में ये जो पूरा एरिया है ये पूरा एरिया अवेलेबल है, यानी ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है उनके पास ये पूरा सरफेस एरिया अवेलेबल है इवेपोरेट होने के लिए, और वो ये पूरे सरफेस एरिया से इवेपोरेट होने लगेंगे. ओके, तो यहाँ पर आप मुझे खुद ही बताइए कि वेपर प्रेशर ऑफ my solvent, that is pure solvent, is greater or my vapor pressure of solution is greater. Obviously vapor pressure of my solvent, that is pure solvent is greater than vapor pressure of my solution. Okay, अगर ऐसा है तो मतलब जो मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो लो है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर लो है तो इसको मुझे ज़्यादा हीट देना पड़ेगा या कम हीट देना पड़ेगा बॉयल करने के लिए. ऑब्वियसली मुझे इसे ज़्यादा हीट देना पड़ेगा.
मोर हीट देना पड़ेगा। मोर हीट मतलब ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर, मोर हीट दे रहा हूँ मतलब टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। सो वो टेम्परेचर भी बढ़ेगा मतलब क्या, मतलब कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी मुझे हाई मिलेगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी मुझे क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ध्यान से समझिए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई मिलेगा तो मतलब क्या, कि मतलब आपका ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आएगा, यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो ऐसा सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो आपको हाई मिलेगा। ध्यान से समझिए, प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर, वेपर इजीली फॉर्म हो रहा है, वेपर प्रेशर हाई रहेगा। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर लो रहेगा, और वेपर प्रेशर लो रहेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा वेपर प्रेशर अपना इक्वल करने के, ओके, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा अपना वेपर प्रेशर इक्वल करने के लिए विथ वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। लेकिन वही आपके प्योर सॉल्वेंट को वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के इक्वल करने में कम टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो प्योर सॉल्वेंट का आपको क्या मिलेगा, लो मिलेगा, और आपका जो सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो आपको हाई मिलेगा। सो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग, ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको दो कर्व दिखाई दे रहा है, एक कर्व आपको दिखाई दे रहा है ए बी, और दूसरा कर्व आपको दिखाई दे रहा है सी डी। ये जो आपका ए बी कर्व है, ये ए बी कर्व वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व है फॉर सॉल्वेंट, और ये जो आपका कर्व सी डी है ये वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व ऑफ सॉल्यूशन है, ओके। और आप देख सकते हैं, आपको पता भी है कि वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर दैन वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्यूशन। तो इसीलिए जो आपका वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व ऑफ सॉल्वेंट है वो ऊपर है एज कंपेयर टू आपके वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व ऑफ सॉल्यूशन के, ओके। सो यहाँ पे ध्यान से समझिए, और यहाँ पर ये जो आपका 760 mm वाला लाइन है, ओके, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट नंबर ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व ए बी को, ओके। तो ये जो आपका पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे जो भी आपका टेम्परेचर है ये क्या है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ये आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। और ये जो आपका टीबी है ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ओके। सो ये आपका वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको ऐसा कर्व मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे है, तो ऑब्वियसली जो आपका टीबी का वैल्यू रहेगा इट विल बी ग्रेटर देन योर टीबी जीरोज वैल्यू, ओके। क्यों ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम है तो इसको हीट हम लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा, हीट ज़्यादा देना पड़ेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा ऑब्वियसली हम लोगों को। तो इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम लोगों को सॉल्यूशन का ज़्यादा मिल रहा है। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और ये आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब ध्यान से समझिए, द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। सो डेल्टा टी बी इज नथिंग बट योर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाना है तो वहाँ पर हम लोग एक के बी कॉन्स्टेंट, नया कॉन्स्टेंट लेके आएंगे। और इस के बी को क्या बोलते हैं हम लोग, इस के बी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट और मोलाल एलिवेशन कॉन्स्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं हम लोग इसको। If m is equal to 1, so delta TB will be equal to KB. तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, that KB which is nothing but एबिलियोस्कोपिक constant is the boiling point elevation produced by 1 molar solution which is nothing but m is equal to 1. Okay, so unit of KB कैसे पता करेंगे हम लोग, सो यूनिट ऑफ के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम। डेल्टा टी बी का यूनिट क्या है, केल्विन, अपॉन मोल पर के जी विच विल बी इक्वल टू केल्विन के जी मोल इनवर्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन देख लेते हैं। सो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट यानी हम लोग क्या पता कर रहे हैं यहाँ पर, M2 हम लोग पता कर रहे हैं। किससे पता करेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से, यानी डेल्टा टीबी से हम लोग पता करेंगे। सो चलिए देखते हैं। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी हम लोग को पता है। सपोज वी प्रिपेयर सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 हम लोग को मिलेगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W1 ग्राम विच इज इक्वल टू W1 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम पर kg विच विल बी इक्वल टू W1 अपॉन 1000 kg हो जाएगा. सो M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. अभी मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग को पता है दैट इट इज W2 अपॉन M2 विच इज नथिंग बट गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ दैट सॉल्यूट अपॉन W1 अपॉन 1000 kg. जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को ये इक्वेशन मिल जाएगा. नेक्स्ट, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और m क्या है, मोलालिटी, और मोलालिटी हम लोगों ने जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव किया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो हम लोग को ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा, इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, हमारा मोलार मास ऑफ सोल्यूट क्या पता कर सकते हैं हम लोग, मोलार मास ऑफ सोल्यूट पता कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सो ध्यान से देखिए अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है. अभी सपोज आपके पास सॉल्यूशन है और आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, और आपके पास एक सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन ये आपका मिक्सचर है किसका किसका, प्योर सॉल्वेंट का प्लस आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका. सो यहाँ पे क्या होगा, अभी ध्यान से देखिए, आपका प्योर सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो इसका जो भी वेपर प्रेशर रहेगा वो लो रहेगा या हाई रहेगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के. ऑब्वियसली इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा, और जो आपका प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर हाई रहेगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा सरफेस अवेलेबल है इवेपोरेट होने के लिए, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा इवेपोरेशन, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा वेपर, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा वेपर प्रेशर. अभी यहाँ पे आगे देखिए, अभी यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलता है फ्रीजिंग पॉइंट का, दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम एंड द टू फेसेस हैव द सेम वेपर प्रेशर. यानी अगर आपका जो लिक्विड और जो आपका सॉलिड है वो दोनों इक्विलिब्रियम में है, और जब दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा तभी आपका जो लिक्विड है वो फ्रीज होगा. अगर ये कंडीशन मैच हुआ तभी आपका जो लिक्विड है वो फ्रीज होगा, तभी आपको फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा. सो यानी जो आपका सॉल्यूशन है वो कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा या ज़्यादा टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, ज़रा सोच के बताइएगा. ऑब्वियसली आपका जो प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर हाई है, ओके, उसका वेपर प्रेशर हाई है, यानी इसका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एट हाई टेम्परेचर. ओके, ये इजीली इक्वल हो जाएगा, यानी सपोज ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही इक्वल हो जाएगा. लेकिन जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होने के वजह से जो आपका वेपर प्रेशर है वो लो हो गया. वेपर प्रेशर लो होने के वजह से वही जो आपका लिक्विड फ्रीज हो रहा था 10 मिनट में, जो आपका प्योर लिक्विड फ्रीज हो रहा था 10 मिनट में, अब वो प्योर लिक्विड 50 मिनट में फ्रीज होगा. क्यों ऐसा, क्योंकि वेपर प्रेशर आपका जो सॉल्यूशन है उसका कम हो गया है, अब उसको ज़्यादा टाइम लगेगा फ्रीज होने के लिए. और ज़्यादा टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है. सो वेपर प्रेशर लो है, वेपर प्रेशर लो है मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा मतलब आपको टेम्परेचर भी डिक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा मतलब ये आपका -10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा. ओके, ध्यान से समझिए, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट जो है उसका वेपर प्रेशर हाई है, वेपर प्रेशर हाई है तो वो इजीली वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड अटेन कर लेगा. सो मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे तुरंत फ्रीज हो जाएगा. लेकिन सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बनने के लिए टाइम लगेगा. टाइम लगेगा मतलब आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा मतलब वो -10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा. ओके, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है. ओके, सो ध्यान से समझिए, सॉल्यूशन का क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्यूशन का जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डिप्रेशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन. और एलिवेशन का मतलब क्या था, एलिवेशन का मतलब होता है राइज, बढ़ना, और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज. तो यहाँ पे सॉल्यूशन का जो भी फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा वो आपको डिक्रीज मिलेगा. सो आप देख सकते हैं जो भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का वो ज़्यादा है यहाँ पे एज कंपेयर टू आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के. ओके, सो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टी एफ. डेल्टा टी एफ क्या है हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट.
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, कर्व को प्लॉट किया है। सो ये कर्व में आपको एक ए बी कर्व दिखाई दे रहा है, एक सी डी कर्व दिखाई दे रहा है और एक ई एफ कर्व दिखाई दे रहा है। ये जो आपका ए बी कर्व है ये सॉलिड सॉल्वेंट का कर्व है। ओके, ये जो आपका ए बी है इसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर कर्व ऑफ ए बी, दैट इज फॉर सॉलिड सॉल्वेंट। फिर ये जो आपका सी डी है ये वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है। और ये जो आपका कर्व ई एफ है ये ई एफ आपका वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो आपका सॉलिड सॉल्वेंट है और जो आपका वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट है वो दोनों एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो ध्यान से देखिए, वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर एट पॉइंट बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये जो आपका पॉइंट बी है, एट पॉइंट बी आपका जो कर्व ए बी है और जो आपका कर्व सी डी है दैट इज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्वेंट। ओके, ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट बी। सो ये जो पॉइंट बी है इस पे आपका जो सॉलिड सॉल्वेंट है और जो आपका लिक्विड सॉल्वेंट है ये दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो सेम होगा। ओके, सो द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो ये जो टेम्परेचर इसको करस्पॉन्ड करेगा यानी T0, ये T0 क्या है आपका, ये T0F आपका फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का। किसका, प्योर सॉल्वेंट का। और ये जो आपका कर्व ए बी है और जो कर्व आपका ई एफ है ये एक दूसरे को एट पॉइंट ई इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इस पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर आपका करस्पॉन्ड कर रहा है, जो भी आपका टेम्परेचर करस्पॉन्ड कर रहा है वो आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, वो फ्रीजिंग पॉइंट है आपके सॉल्यूशन का। ओके, सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर प्योर सॉल्वेंट, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। सो यहाँ पे आपको क्या समझा कि आपका जो सॉल्वेंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, लेकिन जो आपका सॉल्यूशन है वो -10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। यानी सॉल्वेंट के कंपेयर में लोअर टेम्परेचर पे वो फ्रीज होता है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो लो होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के। अभी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ओके, यहाँ पे मोलालिटी हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसमें टेम्परेचर वैरी होता है। सो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी हम लोग नहीं ले सकते यहाँ पे। सो इसलिए हम लोगों ने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी मोलालिटी को यहाँ पे लिया है। सो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे के एफ आ जाएगा। के एफ क्या है हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं उसको, या तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं हम लोग उसको। ओके, इफ m इज इक्वल टू 1 सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगा के एफ के लिए, दैट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। के एफ का यूनिट कैसे पता करोगे आप, डेल्टा टी एफ अपॉन एम विच इज इक्वल टू के और 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन मोल पर के जी विच इज इक्वल टू केल्विन के जी पर मोल और डिग्री सेल्सियस के जी पर मोल। ओके, ये आपका यूनिट हो गया के एफ का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो वी नो दैट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। अब हम लोग मोलार मास ऑफ सॉल्यूट पता कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। कैसे पता करेंगे, सिंपल है, m इज इक्वल टू 1000 W2 अपॉन M2 W1। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था थोड़ी देर पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। इसको हम लोग क्या करेंगे, मोलालिटी को इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ 1000 W2 अपॉन M2 W1। इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हम लोग को ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा और इस एक्सप्रेशन में हम लोग M2 यानी मोलार मास ऑफ सॉल्यूट पता लगा सकते हैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू। ओके, बाय यूजिंग फ्रीजिंग पॉइंट एक्सप्रेशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस कर लेते हैं। सो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टेप्स ऑस्मोसिस इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इट इज नथिंग बट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये एक थिन फिल्म होता है सच एज सेलोफेन विच हैज अ पोर्स लार्ज इनफ टू अलाउ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू देम। ये खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, याद रखिए, ये खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देता है। सपोज ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ये सॉल्वेंट को ही क्या करेगा, पास होने देगा। ये लार्ज सॉल्यूट को पास होने नहीं देता, ये आयंस को पास होने नहीं देता है। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑस्मोसिस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सो द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन और फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी क्या होता है, सपोज आपके पास सॉल्वेंट है और आपके पास सॉल्यूशन है तो क्या होगा, यहाँ पे कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, तो आपका जो सॉल्वेंट है वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में फ्लो करेगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का। ओके, सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ वो फ्लो करेगा। अगर बात करेंगे हम लोग सॉल्यूट के टर्म्स में तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से आपका सॉल्वेंट फ्लो करेगा कहाँ पे, जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का। यानी इनडायरेक्टली यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट के टर्म्स में बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। सो क्या होता है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और अगर सॉल्यूट के टर्म्स में बात करेंगे तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ओके, और ये जो आपको बीच में ये दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यही है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो खाली सॉल्वेंट को पास होने देता है, सॉल्यूट को पास होने नहीं देता है, लार्जर सॉल्यूट्स को पास होने नहीं देता है। नेक्स्ट अभी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे मैंने वाटर लिया है। ओके, ये वाटर लिया है मतलब ये क्या है, ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है और इसके अंदर मैंने ये सॉल्यूशन लिया है। इसको हम लोग बोलते हैं थीसल ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं थीसल ट्यूब। इस थीसल ट्यूब के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन लिया है और यहाँ पर मैंने ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अटैच किया है इसको। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन खाली सॉल्वेंट को पास होने देगा। खाली सॉल्वेंट को मतलब जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल है वो इसके थ्रू अंदर जा सकते हैं। सो क्या होगा, स्टार्ट में आपका जो सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे इसके अंदर जाना चालू कर देगा और ये जो आपका सॉल्यूशन है इसका जो लिक्विड कॉलम है वो धीरे धीरे राइज होने लगेगा, यानी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा थीसल ट्यूब के अंदर। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आपका सॉल्वेंट अंदर घुसेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो यहाँ पे जो आपका लिक्विड का कॉलम है वो राइज होने लगेगा। तो अंदर क्या होता है, अंदर एक सर्टन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्चुअली करता क्या है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये जो भी अंदर आपका सॉल्वेंट घुस रहा है उसको अपोज करता है, उसको बाहर ढकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ढकेल नहीं पा रहा है। सो सपोज 5 मिनट हो गया, 5 मिनट के बाद आपका जो लिक्विड का लेवल है अंदर थीसल ट्यूब के वो यहाँ तक है। 10 मिनट हो गया, लिक्विड का लेवल यहाँ तक है। 15 मिनट हो गया, यहाँ तक है। अब 20 मिनट हो गया, आपका लिक्विड का लेवल यहाँ तक पहुँच गया। ओके, और ये 5, 10, 15, 20 मिनट में क्या हो रहा है, आपका जो अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ है थीसल ट्यूब के अंदर वो क्या कर रहा है, वो आपके जो वाटर सॉल्वेंट है जो अंदर घुस रहा है आपका वाटर सॉल्वेंट उसको बाहर ढकेल रहा है कंटिन्यूअसली। लेकिन जैसे ही आप इस 20 मिनट के लेवल पे रीच करते हो, एट दिस टाइम, एट दिस इंस्टेंट आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इतना काबिल हो चुका है कि वो जो भी लिक्विड सॉल्वेंट आपका जो वाटर अंदर घुस रहा है उसको अब बाहर ढकेल सकता है। अब वो वाटर को अंदर घुसने से रोक सकता है, यानी अब आपका जो वाटर है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि जो अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ है वो इतना सफिशिएंट इनफ है कि वो अब आपके वाटर को अपोज कर रहा है, वो उसको अंदर आने नहीं दे रहा है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है बिटवीन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स ओके पैसेज। ओके, सो जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन है इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। सो ये जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो डेवलप हुआ जिसके वजह से आपका वाटर अब अंदर नहीं घुस पा रहा है, इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो आपके लिक्विड सॉल्वेंट को अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू घुसने नहीं देता है इनसाइड योर थीसल ट्यूब, इनसाइड योर सॉल्यूशन। ओके, सो ऑस्मोटिक प्रेशर ये वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है। क्योंकि ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज नथिंग बट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और सॉल्वेंट का लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, सॉल्वेंट का लोअर कॉन्सेंट्रेशन हमारे सॉल्यूशन में है। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का। ओके, सो इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना सफिशिएंट हो गया कि इसने सॉल्वेंट को अंदर घुसने से अब रोक दिया है। ओके, सो रोक दिया है मतलब उसने क्या किया, मतलब आपका ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इसने ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया है,
उसने सॉल्वेंट के फ्लो को फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इनसाइड योर थिसल ट्यूब उसको स्टॉप कर दिया है, और इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को जिसने सॉल्वेंट के फ्लो को स्टॉप किया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से हम लोग डिनोट करते हैं, एंड पाई इज इक्वल टू एच रो जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपके पास 0.1 मोलार यूरिया सॉल्यूशन है और 0.1 मोलार सुक्रोज सॉल्यूशन है। ओके, 0.1 मोलार सुक्रोज सॉल्यूशन है। अब ये दोनों सॉल्यूशन में आप देखेंगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों का आपको सेम मिलेगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दोनों का सेम मिल रहा है तो आप ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब वही आपके पास कॉन्सेंट्रेशन डिफर हो गया, यानी आपके पास 0.1 मोलार यूरिया है और 0.2 मोलार सुक्रोज है। ओके, तो आपका जो 0.2 मोलार सुक्रोज है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया के। सो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। ओके, इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। ठीक है, सो ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी लो है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन। सो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉलोज द इक्वेशन दैट इज पाई इज इक्वल टू N2/V/RT। अब हम लोग को पता है कि दैट दिस N2/V इज नथिंग बट मोलैरिटी, सो पाई इज इक्वल टू MRT। ओके, अब यहां पर मोलैरिटी क्यों आ गया, क्योंकि मोलैरिटी जो है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर हम लोगों ने इसको यहां पे क्यों लिया, क्योंकि जो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं वो हम लोग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेजर करते हैं, इसीलिए हम लोग यहां पे मोलैरिटी को ले सकते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा यहां पे हम लोग पाई CRT भी लिखते हैं। सो बोथ आर द सेम थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पाई इज इक्वल टू N2/RT/V। सो पाई इज इक्वल टू, अब हम लोगों ने क्या किया, N2 का वैल्यू यानी N2 इज इक्वल टू W2/M2, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में, तो हम लोग को ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और इस एक्सप्रेशन में हम लोग M2 को पता कर सकते हैं। M2 क्या है हमारा, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट है। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग पता लगा सकते हैं थ्रू दैट एक्सप्रेशन। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस के पहले मैं आपको याद दिला दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर था जो ऑस्मोसिस को क्या कर देता है, जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देता है। यानी अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर प्रेशर अप्लाई करोगे, तो जो आपका ऑस्मोसिस है वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, यानी क्या बोल रहा हूं मैं, सॉल्वेंट का फ्लो, यहां पे देखिए, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, ये हमारा ऑस्मोसिस है। यहां पे लिख देता हूं मैं, ये ऑस्मोसिस है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहां पे देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। ओके, यहां पे मैं सॉल्वेंट के टर्म में बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। यानी जहां पे ऑस्मोसिस क्या होता है, जहां पे वाटर ज़्यादा होगा वहां से आपका वाटर ट्रैवल करेगा किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जहां पे वाटर कम होगा, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, उल्टा, जहां पे वाटर कम है वहां से आपका वाटर क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है उस डायरेक्शन में जहां पे वाटर ज़्यादा है। ऑस्मोसिस सॉल्वेंट के टर्म में क्या होता है, ज़्यादा से कम। ठीक है, ज़्यादा से कम
और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस में उल्टा आपका जो वाटर जहाँ पे कम रहेगा वो वहाँ से जहाँ पे आपका वाटर ज़्यादा है वहाँ पे ट्रैवल करेगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर लेते हैं और फ्रेश वाटर लेते हैं। फ्रेश वाटर में कोई भी हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सॉल्ट वाटर में हमारे बहुत सारे सॉल्यूट प्रेजेंट है। ओके, मतलब यहाँ पर जो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, लो है, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, तो जो मेरा सॉल्वेंट है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करने लगेगा, यानी जो मेरा सॉल्ट वाटर है उसमें से जो मेरा वाटर है, यानी जो मेरा सॉल्वेंट है वाटर, वो ट्रैवल करेगा फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ फ्रॉम सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर। ध्यान से समझिए, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ आपका वाटर ट्रैवल कर रहा है, यानी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको पानी मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर मिल रहा है। सो बेसिकली इस मेथड के थ्रू, इस रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम लोग ओशियन का जो वाटर है उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये मेथड बहुत ही यूज़फुल है। ओके, सो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या करते हैं हम लोग, ऐसा प्रेशर अप्लाई करते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, उसके वजह से जो ऑस्मोसिस है उसका रिवर्स हो जाता है, और रिवर्स होने के वजह से हमारा जो ओशियन का वाटर है यानी सॉल्ट वाटर, उसमें से जो वाटर है वो निकल जाता है, बाहर आ जाता है, और हम लोग को प्योर वाटर मिल जाता है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।